तो जंगल में जाए तो आराम से बोला। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट पढ़ाने वाले हैं जो आपकी आगामी होने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है उसके लिए आपको ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और इसमें हम आपका पहला टॉपिक जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम और जो इसके और भी पार्ट हैं उसको हम माइंड मैप के थ्रू आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और इस जिससे आप आसानी से और कम से कम समय में इसको आपने रिवाइज कर सकें। सिंधु घाटी सभ्यता में पहले हम देखेंगे सामान्य परिचय और खोज। सामान्य परिचय और खोज में सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता हैं राज बहादुर दयाराम साहनी। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो हुई थी वो 1921 में हुई थी और इसका जो है काल विभाजन वो था 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में। युग कौन सा? आद्य ऐतिहासिक। और यह इसको हम कह सकते हैं कांस्य युगीन। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कही जाती थी क्योंकि इसमें जो धातु के रूप में प्रयोग होता था उसमें कांसा का ही प्रयोग होता था। और ये इसमें मुख्य निवासी कौन से थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। और इसका जो इस सभ्यता का विस्तार था वो त्रिभुजाकार था और त्रिभुजाकार, और इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद ये तो था हमारा सामान्य परिचय और खोज। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं। खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921, काल 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, युग आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युगीन, मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी, विस्तार त्रिभुजाकार था। और उसके बाद अब हम देखते हैं भौगोलिक सीमाएं। भौगोलिक सीमा में हम देखते हैं भौगोलिक सीमा में ये उत्तरी जो है, ये देखिए हम इसमें आपको मैप में जैसे ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब हम देखते हैं कि ये जो उत्तर में है मांदा कहते हैं, जम्मू कश्मीर में है चिनाब नदी पर, ये है ये मांदा। उसके बाद दक्षिण में है साउथ में दाइमाबाद ये है कहाँ है? साउथ में है, महाराष्ट्र में है दाइमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे। और उसके बाद पूर्वी स्थल जो है इसका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे, ये है ईस्ट में। उसके बाद हम देखते हैं पश्चिमी सुतगेंडोर बलूचिस्तान, ये पश्चिमी है। इसमें हम देखते हैं ये कहाँ पे है? ये दास्क नदी के किनारे है। ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये इसकी है भौगोलिक सीमा हम देखते हैं। अब देखते हैं उत्तर में जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे, मांदा जो था, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे, और उसके बाद पूरब में आलमगीरपुर जो कि अपने यूपी में है। यूपी में ये कौन सी नदी किनारे था? हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम में सुतगेंडोर बलूचिस्तान दास्क नदी के किनारे। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक सीमा के बाद अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर और नदियाँ में सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मुख्य स्थल जो था वो था हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो को हम क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, इसको कहते हैं मृतकों का टीला। उसके बाद अगला स्थल है चहुंदड़ो था, ये कहाँ था? सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगन घग्घर नदी के किनारे। और उसके बाद हम देखते हैं इसमें लोथल भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगन के रूप में एक फैक्ट ये अभी है कि इसमें जो होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं इसमें कालीबंगन में। लोथल भोगवा नदी का ये कहाँ था? ये क्या था? बंदरगाह।
बंदरगाह था, ये था कहाँ पे, गुजरात में। वर्तमान ये है गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। उसके बाद हम आगे देखते हैं धौलावीरा, लूनी नदी के किनारे, कच्छ केरल में। ये क्या था, प्रमुख नगर एवं नदियां, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, कच्छ केरल में। अब हम इसके बाद प्रमुख नगर और नदियां हो गई। अब हम इसके बाद देखते हैं नगर नियोजन और विशेषताएं। सबसे मुख्य पार्ट ये है यहाँ की नगर नियोजन कैसा था। नगर नियोजन हम अभी के परिदृश्य से देखें तो जैसे आज सब कुछ शहर में सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से देखता है कि कहाँ से सड़क जा रही है, कहाँ घर बनाए हुए हैं। इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता भले से ही आज से 2000 ईसा पूर्व की बात हो, लेकिन जो नगर की पद्धतियां थी तब भी बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से थी। तो हम देखते हैं नगर नियोजन और विशेषताएं। नगर नियोजन विशेषताएं में पद्धति कैसी थी, ग्रिड पद्धति। नगर व घरों का विन्यास किस पद्धति पर था, ग्रिड पद्धति पर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्रिड पद्धति। उसके बाद भवन जो थे वो पक्की ईंटों का प्रयोग होता था भवन में। दरवाजे जो है सड़क की ओर खुलते थे, लेकिन इसका एक अपवाद है लोथल। लोथल एक ऐसा अपवाद है जिसमें जो मुख्य सड़क की ओर इसका दरवाजा खुलता था। लिपि कौन सी थी, भाव चित्रात्मक, और इसका प्रयोग कैसे होता था, दाएं से बाएं की तरफ। जल निकासी व्यवस्था जो थी बहुत विकसित प्रणाली थी और नालियों को ढक कर रखा जाता था ताकि इससे कोई बीमारी या कोई प्रदूषण ना फैले। उसके बाद ये थी नगर नियोजन और उसकी विशेषताएं। पद्धति ग्रिड पद्धति, भवन पक्की ईंटों का प्रयोग, दरवाजे सड़क की ओर, लोथल अब इसका एक अपवाद था जैसे मुख्य सड़क की ओर दरवाजे खुलते थे। लिपि कौन सी थी, भाव चित्रात्मक, दाएं से बाएं। जल निकास विकसित प्रणाली। अब हम आपको देखते हैं इसका अगला पार्ट, आर्थिक जीवन एवं व्यापार। आर्थिक जीवन एवं व्यापार में हम देखते हैं, आर्थिक जीवन व्यापार में इसके आर्थिक जीवन व्यापार मुख्य फसलें गेहूं और जौ जिसमें से, और उसके बाद मिठास के रूप में क्या प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। बंदरगाह कौन सा था, अभी हम पहले आपको बताए हैं, लोथल और सुरकोटदा। तौल की जो इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। विदेशी व्यापार जो इसमें तांबा खेतड़ी में, चांदी अफगानिस्तान, सोना कर्नाटक से। और उसके बाद मेसोपोटामिया शब्द मेलुहा सिंधु सभ्यता हेतु। अब हम आपको इसका आगे का पार्ट, आर्थिक जीवन के आगे का पार्ट आपको बताते हैं। आगे का पार्ट ये है धार्मिक और सामाजिक जीवन। धार्मिक और सामाजिक जीवन में हम देखते हैं यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। अनुमानित है ऐसा, तो मात्र सत्तात्मक का मतलब है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक महत्व दिया जाता था। इसीलिए जो सत्तात्मक मतलब सत्ता लगभग मात्र के हाथ में थी, इसलिए इसको मात्र सत्तात्मक समाज कहा जाता है। पूजा करते थे लोग मात्र देवी की, पशुपतिनाथ की, वृक्ष और शिव की पूजा करते थे। पवित्र पशु इनके लिए कौन था, कुंवर वाला सांड। ये एक बहुत बार एग्जाम में आया है कि पवित्र पशु कौन था, कुंवर वाला सांड। और उसके बाद शिव के उपासक थे ये लोग। मनोरंजन के रूप में पासे खेलते थे, शिकार करते थे, मछली पकड़ना, ये इनके लिए मनोरंजन का काम था। अंत्येष्टि में शवों को जलाना और शवों को गाड़ना दोनों की प्रथा प्रचलित थी। और इसके बाद अब हम आपको आगे देखते हैं इसका पार्ट, विशिष्ट साक्ष्य एवं खोजें। विशिष्ट साक्ष्य और खोजों में हम देखते हैं क्या है, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में था। और उसके बाद अन्नागार भी मोहनजोदड़ो में ही था। विशाल स्नानागार अन्नागार दोनों मोहनजोदड़ो में था। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो में, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो में थी। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन से। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल और कालीबंगन से।
चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से। चावल के ना कह करके हम ये चावल भी कह सकते हैं, और भूसी के भी साक्ष्य अगर आपको आ जाएगा, भूसी के साक्ष्य, भूसी के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। घोड़े के अस्थिपंजर सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से मिले हैं। ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम इसमें देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का, वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, तो हम आप सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम आपका अगला टॉपिक देखते हैं, कौन सा है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, काल विभाजन। वैदिक सभ्यता का काल विभाजन, वैदिक सभ्यता का काल विभाजन जो था वो था ऋग, इसमें दो थे, ऋग वैदिक काल या और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब इसमें देखते हैं हम, इसमें परिचय उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में दिया जाता है। वो इसमें किसके बारे में है, आर्यों का परिचय। आर्यों के परिचय में, ये आर्यों का जो बारे में हम परिचय देखते हैं, उसमें मूल निवास जो आर्यों का था वो मध्य एशिया, ऐसा मैक्स मूलर मानते हैं, क्योंकि जो विभिन्न इतिहासकार हैं वो सबका मत एक जैसा नहीं है। इसमें मैक्स मूलर का यह मानना है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। अगला, ये सभ्यता कैसी थी, निर्मित सभ्यता, ग्रामीण एवं वैदिक सभ्यता थी। यह ग्रामीण सभ्यता थी और इसकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। भाषा इसकी कौन सी थी, संस्कृत थी। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं प्रशासनिक इकाइयां। प्रशासनिक इकाइयों में हम देखते हैं कि जैसे अभी के हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ गांव में गांव है, ब्लॉक है, जिला है, उसके बाद प्रदेश है। उसी हिसाब से पहले अपने उसमें कहते हैं, जैसे अभी भी कहते हैं हमारे कुल, तो गांव की सबसे छोटी इकाई जो थी वो कुल थी। उसके बाद उससे बड़ी ग्राम, उससे बड़ी विश्व, उससे बड़ी जन, उससे बड़ी राष्ट्र। तो ये उनका पदानुक्रम था, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। और उसके बाद जो मुखिया होता था इसको कहते थे कुलप, कुल का मुखिया कुलप, ग्राम का ग्रामीणी, विश्व का विस्पति, जन का राजन, इसके मुखिया थे। सभाएं कैसी थी, सभा, समिति और विधत, ये 3 प्रकार की इसमें सभाएं थी। और अब इसमें प्रेरित हो गया हमारा प्रशासनिक इकाई। अब हम देखते हैं इसका सिंधु घाट वैदिक सभ्यता में हमारा सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन ये सिंधु घाटी सभ्यता से एकदम उलट था, क्योंकि इसमें जैसे हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था, लेकिन वैदिक सभ्यता में जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक था। और इसमें स्त्रियों की स्थिति जो थी वो उसके हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता के हिसाब से हम दयनीय मान सकते हैं, क्योंकि इनमें शिक्षा का जो हम लोपामुद्रा या घोषा, कुल मिलाकर हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि शिक्षा का लोप हो गया था वहाँ स्त्रियों के लिए। और यहाँ पर पुनर्विवाह की भी जो पुनर्विवाह था, यहाँ इनके लिए पुनर्विवाह की व्यवस्था थी। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा था, प्रथाएं जो थी, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का अभाव। अब अविवाहित जो कन्या थी उसको वैदिक सभ्यता में अमाजू कहा जाता था। अविवाहित महिला को अमाजू कहा जाता था, यह भी क्वेश्चन कई बार आया है। उसके बाद अब हम देखते हैं वैदिक सभ्यता में उनका जीवन कैसे था, आर्थिक और धार्मिक जीवन कैसा था। व्यवसाय के रूप में क्या था, पशुपालन और कृषि। वैदिक सभ्यता में लोगों का व्यवसाय जो था वो पशुपालन और कृषि था। पवित्र पशु क्या था इनके लिए, गाय। गाय को वो लोग अघन्या कहते थे। अघन्या का मतलब है ना मारने योग्य, ना मारने योग्य। इसलिए पवित्र पशु कौन क्या था, गाय। गाय को क्या कहते थे, अघन्या। अघन्या ना मारने योग्य। प्रिय पशु इनका क्या था, घोड़ा। और देवता
इंद्र, पुरंदर, अग्नि, वरुण, ये थे। इनका पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। सोमरस इनका पेय पदार्थ था। ये आर्थिक और इनका धार्मिक जीवन था। अब हम आर्थिक और धार्मिक जीवन के बाद देखते हैं भौगोलिक संदर्भ में। भौगोलिक संदर्भ में हम देखते हैं प्रमुख नदियां। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, सिंधु सर्वाधिक उल्लेख। हम देखते हैं इसमें सबसे पवित्र नदी का जो है इसमें वो सरस्वती नदी को माना जाता था, और इसमें सबसे ज्यादा बार उल्लेख कौन सा है? सिंधु नदी का। अब इसके बाद हम देखते हैं अन्य नदियां कौन सी थी? गंगा, यमुना, परुष्णी। परुष्णी को क्या कहा जाता है? रावी परुष्णी है। और उसके बाद हम अब देखते हैं इसमें प्रमुख दर्शन एवं प्रवर्तक। प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक। प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक में देखते हैं हम सांख्य दर्शन को किसके द्वारा था? कपिल। उसके प्रवर्तक कपिल थे। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम। वैशेषिक के कणाद। मीमांसा के जैमिनी। वेदांत के बादरायण। सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत बादरायण। ये था इनका प्रमुख दर्शन एवं प्रवर्तक। अब प्रमुख दर्शन एवं प्रवर्तक के बाद हम देखते हैं इसमें शब्दावली कौन सी थी? शब्दावली वैदिक सभ्यता में शब्दावली जो थी पणी। दूर व्यापार करने वाले को क्या कहा जाता था? पणी। वेकनाट सूदखोर, जो सूदखोर था उसको क्या कहा जाता था? वेकनाट। सीता हल से बनी रेखा, जो हल से बनी हुई रेखा होती थी उसको क्या कहा जाता था? सीता। मुद्रा कौन सी थी? निष्क और शतमान। ये थी हमारी वैदिक की शब्दावली, और इसी के साथ वैदिक सभ्यता को हम कंप्लीट करते हैं। और अब हम देखते हैं महाजनपदों के बारे में। अब हम देखते हैं महाजनपदों के बारे में। महाजनपद के बारे में ये 1 मिनट।